रामपुर गांव में महिमा का एक परिवार रहता था। अचानक उसके घर की डोरबेल बजी। अरे महिमा, कहाँ रह गई? बारिश भी बहुत तेज हो रही है। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से किसी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही शीला बेहोश हो गई, क्योंकि दरवाजा महिमा की हद से ज्यादा काली बेटी ज्योति ने खोला था। आंटी, कौन है आप? क्या हुआ आपको? माँ, पिताजी, भैया जल्दी आओ। इतने में वहाँ पर ज्योति के माँ पिताजी आ गए। क्या हुआ ज्योति? अरे रुको रुको, मैं उठाता हूँ। चेहरा देखने पर ही पता चलेगा कि कौन है। आपको तो बस औरतों को छूने का बहाना चाहिए। तू जा जल्दी से पानी लेकर आ। ज्योति पानी लेने चली गई। इधर महिमा ने उस औरत को उठाने की कोशिश की। उसने देखा कि वो तो उसकी सहेली शीला थी। तभी ज्योति जल्दी से पानी लेकर भी आ गई। ये तो मेरी सहेली शीला है। महिमा ने अपनी सहेली शीला पर पानी डाला, जिससे उसे होश आ गया। महिमा उसे लेकर अंदर आ गई। महिमा, ये कौन है? शीला, तूने इसे पहचाना नहीं? ये मेरी बेटी ज्योति है। अरे लेकिन इसकी ज्योति बुझी हुई क्यों है? इससे पहले मैंने जितनी बार तेरी बेटी को देखा वो बहुत गोरी चिट्टी थी। अचानक क्या हो गया? इतनी काली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इसे देखकर ही तो बेहोश हुई थी। इतना सुनते ही ज्योति वहाँ से चली गई। ज्योति बहुत ज्यादा काली लड़की थी, जिस वजह से कई रिश्ते आए और उसे मना करके चले गए। अगले दिन महिमा अपनी बेटी ज्योति के साथ बाजार जाने वाली थी। ज्योति, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि चाहे घर के अंदर रह या बाहर, पूरी बॉडी पर मेकअप करके रहा कर। जल्दी से पूरी बॉडी पर मेकअप कर ले, हमें बाजार जाना है। ज्योति ने पूरे शरीर पर मेकअप किया। मेकअप करने के बाद वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। दोनों माँ बेटी बाजार में घूम रहे थे। तभी एक लड़के की नजर ज्योति पर गई, जो कि अपनी कार के अंदर बैठा था। पहली नजर में ही उसे ज्योति पसंद आ गई, पर उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। माँ, ये अचानक बारिश क्यों होने लगी? जल्दी से घर चलो, वरना मेरा मेकअप धुल जाएगा। शॉपिंग करने के बाद दोनों माँ बेटी घर आ गई। कुछ दिनों बाद वही लड़का एक पंडित जी और अपने माता पिता के साथ ज्योति के घर आया। आंटी, अंकल, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। कुछ दिन पहले मार्केट में मैंने इन्हें देखा था। इतने में ज्योति चाय लेकर आ गई। ज्योति ने फुल बॉडी मेकअप कर रखा था, इसीलिए वो एक चांद के टुकड़े की तरह चमक रही थी। ज्योति के संस्कार भी आदित्य के परिवार को पसंद आ गए और दोनों की शादी हो गई। बहू, दरवाजा खोल। आज तेरी अपने ससुराल में पहली सुबह है। आज मुंह दिखाई की रस्म भी है और पहली रसोई भी। ज्योति कमरे के अंदर मेकअप कर रही थी, इसीलिए वो जल्दी दरवाजा नहीं खोल रही थी, क्योंकि अगर बिना मेकअप के किसी ने भी उसे देख लिया तो रिश्ता टूट सकता था। हाँ माँ जी, बस 2 मिनट में आई, कपड़े बदल रही हूँ। पूरे बदन पर मेकअप करने के बाद ज्योति बाहर आई। सभी को चाय नाश्ता दिया। सभी को चाय नाश्ता और खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगा। और शाम को जब मुंह दिखाई की रस्म हुई, तब सभी लोगों ने उसे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए, क्योंकि वो हद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। क्या बात है ममता, बहू तो तुमने बिल्कुल हीरे जैसी पाई है। जितनी ज्यादा लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, ज्योति मन ही मन उतना ज्यादा घबरा रही थी। एक दिन जब ज्योति बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसका पति आदित्य कमरे में आ गया। अरे ज्योति, अभी तक तुम नहीं नहा पाई? जल्दी आओ, मुझे काम पर निकलना है। मेरे पर्स, मेरा टिफिन जल्दी से दो आकर। लगता है आज मैं पकड़ी जाऊंगी। मैं आदित्य से ये भी नहीं कह सकती कि टिफिन खुद तैयार कर लीजिए या माँ जी से बोल दीजिए। भगवान मुझे शक्ति देना, बाहर जो भी होने वाला है मैं उसे संभाल सकूं। अब ज्योति बाथरूम में तो मेकअप कर नहीं सकती थी, इसलिए उसे बाथरूम के बाहर आना ही पड़ा। जैसे ही वो बाहर आई, आदित्य उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल काली लग रही थी। सारे घर वाले वहां पर आ गए। मैं तुम लोगों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दूंगी। तुमने और तुम्हारे पूरे परिवार ने हमारे साथ धोखा किया है। माँ जी, इसमें मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है। ज्योति, मैंने तुम्हें कितना दिल से चाहा था। कम से कम एक बार बता तो देती। ये धोखा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ही हम दोनों का तलाक हो जाएगा। मैं अभी वकील साहब को फोन करता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए ऐसा। ज्योति ये सब नींद में बड़बड़ा रही थी। तभी आदित्य की नींद खुल गई और उसने कहा, ज्योति, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? ज्योति की नींद खुली तो उसने देखा कि ये सब वो सपना देख रही थी, लेकिन ये सपना उसकी जिंदगी में काल बनकर आया। वो बहुत घबरा गई और अगली ही सुबह उसने अपनी माँ को फोन कर दिया। माँ, कुछ कीजिए, मैं 24 घंटे मेकअप में नहीं रह सकती। मान लीजिए कभी धोखे से मैं बिना मेकअप के रही और किसी की नजर मुझ पर पड़ गई, तब तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं अब आदित्य को धोखा नहीं दे सकती माँ। मैंने तेरे ऊपर लाखों प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख लिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तुझे पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी और 24 घंटे मेकअप में ही रहना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। पूरी जिंदगी मेकअप के साथ ये नहीं हो सकता माँ। इससे पहले कि आदित्य के परिवार को मेरे बारे में सब कुछ पता चले, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। ज्योति के इतना कहते ही महिमा घबरा गई और उसने उसे मायके बुला लिया। आज के बाद मरने की बात मत करना।
शीला ने मुझे एक किसी वैद्य का कांटेक्ट दिया है, लेकिन वो हिमालय की वादियों में रहते हैं। चलिए माँ, कहीं भी चलिए, कुछ भी कीजिए, पर मुझे आजादी दिलाइए इस कालेपन से। मैं बचपन से ही झेल रही हूँ। महिमा अपनी बेटी ज्योति को लेकर हिमालय चली गई और वहां जाकर उन आयुर्वेदाचार्य वैद्य जी से मिली। बेटा, किसी के साथ हमें धोखा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात थी तो आप लोगों को शादी से पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। मैंने आप जैसी ना जाने कितनी बच्चियों को ठीक किया है। बाबा जी, क्या आप सही कह रहे हैं? बच्ची, आयुर्वेद में बहुत ताकत होती है। जब आयुर्वेद कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर सकता है तो काले से गोरा करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। वैद्य जी ने उन्हें कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और कुछ नीम की पत्तियां भी दी। इस डिब्बी में इन पहाड़ियों से निकली हुई जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जिसे गर्म पानी के साथ हर रात सोने से पहले पीना है और इन पत्तियों का लेप बनाकर चेहरे पर लगा लेना है। बाबा, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। चलते हैं बाबा, प्रणाम। खुश रहो बेटा। खैर, अगले दिन ही वो लोग अपने घर आ गए। उसी दिन से महिमा ने अपनी बेटी का इलाज शुरू कर दिया। पहले दिन से थोड़ा थोड़ा फर्क समझ आने लगा। ऐसे ही एक हफ्ते बीत गए। आदित्य ने उसे फोन किया। ज्योति, तुम्हें पता है ना कि मैं बिना अपनी ज्योति को देखे हुए एक पल भी नहीं रह सकता, और तुमने 7 दिन लगा दिए। मेरी माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब है, मैं 5-6 दिन में आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करो। क्या माँ जी की तबीयत खराब है? मैं कल ही आता हूँ उन्हें देखने। अरे नहीं नहीं, आप मत आना, बस हल्का फुल्का बुखार है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो आप। अब ज्योति काली से हल्की सांवली हो चुकी थी। वो जड़ी बूटियां भी खत्म हो गई थी। अभी भी पूरी तरीके से वो गोरी नहीं हुई थी। इसीलिए दोनों लोग फिर बाबा के पास गए और फिर से जड़ी बूटियां लेकर आ गए। लेकिन जैसे ही वो लोग हिमालय से लौटे, उन्होंने आदित्य को अपने घर में पाया। ये क्या ज्योति? मुझे माफ कर दीजिए आदित्य। अरे माफी क्यों मांग रही हो ज्योति? ये जो तुमने सांवला मेकअप किया है ना, गजब लग रहा है तुम पर। मैं बस माँ जी के हालचाल लेने आया था। जाओ बेटा, दामाद जी के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। अरे नहीं माँ जी, मैं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपके हालचाल ले लूं। इसके बाद आदित्य वहां से चला गया। महिमा और उसकी बेटी ने चैन की सांस ली। चलो अच्छा है, तेरा सांवलापन तो उसे पसंद आया। माँ, आदित्य को लगा कि मैंने सांवला मेकअप किया है। अभी मैं अगर ससुराल गई तो उन्हें लगेगा कि मैं 24 घंटे सांवले मेकअप में ही रहती हूँ। शक हो जाएगा उन्हें। उन जड़ी बूटियों का उन लोगों ने 1 हफ्ते तक इस्तेमाल किया और धीरे धीरे ज्योति के पूरे शरीर में चांद जैसा निखार आ गया। वो जितनी मेकअप करने के बाद खूबसूरत लगती थी, उससे भी कहीं ज्यादा वो अब लग रही थी। अरे वाह, बचपन से मेरी बच्ची को लोग बदसूरत कहकर चिढ़ाते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी ज्यादा खूबसूरत है अंदर से। ये सब वैद्य जी का कमाल है माँ। अब चलते हैं, बाबा जी को धन्यवाद करके आते हैं। माँ बेटी एक बार फिर वैद्य जी के पास गए, लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि वहां पर कोई वैद्य जी नहीं रहते। देखिए बहन जी, आप लोगों को किसी ने गलत बताया है। यहाँ हम 50 साल से रह रहे हैं, यहाँ पर कोई वैद्य नहीं रहते। आजकल डॉक्टर का जमाना है माता जी। मुझे नहीं पता कि आप कौन थे। आप सच में वैद्य थे या परमात्मा, हमें नहीं पता, लेकिन मेरे लिए आप एक परमात्मा ही थे, परमात्मा ही रहेंगे। घर वापस आने के बाद ज्योति ने आदित्य को फोन किया। क्या बात है आदित्य, आप तो मुझे भूल ही गए। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो ज्योति? अरे मैं मजाक कर रही थी। अब मैं फ्री हो गई हूँ, कल मैं आपका इंतजार करूंगी। अगले दिन आदित्य उसे लेकर घर आ गया। ज्योति, ये वाला मेकअप अब तक का बेस्ट है, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अरे इस समय मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया हुआ है। ज्योति, आज के बाद तुम मेकअप मत करना। बिना मेकअप के तुम एंजल लगती हो, एंजल। नजर ना लग जाए इसीलिए तो मेकअप करती हूँ, ताकि कम खूबसूरत लगूं। तो इस तरह ज्योति के परिवार को कभी पता नहीं चल पाता कि वो शादी के समय काली थी। सब खुशी खुशी रहने लगे। निहारिका एक गरीब लड़की थी जो कि अपने 10 साल के छोटे भाई के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। वो एक साड़ी की दुकान पर काम करती थी। भैया, ये पिंक कलर की साड़ी सिर्फ एक ही बची है। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस पिंक साड़ी का ऑर्डर पहले से ही दे देते हैं। जल्दी से ले लीजिए वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा। फिर 1 महीने तक इस कलर की साड़ी नहीं मिलेगी। अरे क्या सोच रहे हो, जल्दी से ले लो वरना साड़ी बिक जाएगी। वैसे भी मेरा नाम पिंकी है और साड़ी भी पिंक कलर की है। मेरे नाम और मेरी पर्सनैलिटी पर बहुत सूट करेगी। भाभी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये साड़ी आप पर खूब जचेगी। ठीक है, औरतों की पसंद मुझे क्या पता। कितने रुपए की है ये साड़ी? वैसे तो ये साड़ी 20,000 की है, पर भाभी जी के लिए 18,000 लगा दूंगी मैं। ठीक है, ये लीजिए पैसे और साड़ी पैक कर दीजिए। तो इस तरह से वो लोग साड़ी लेकर चले गए। लेकिन निहारिका का मालिक ये सब देख रहा था। मालिक उसके पास आया और बोला,
अरे क्या बात है निहारिका, केवल 12,000 की साड़ी तुमने 18,000 रुपए की बेच दी। कमाल की लड़की हो तुम, हैं? ये सब कुछ मुझे आपने ही तो सिखाया है अंकल। चलो बहुत रात हो गई है, दुकान बंद करने का समय भी हो गया है। ये लो 2,000 रुपए मेरी तरफ से तुम्हारा कमीशन। अपने भाई के लिए कपड़े और मिठाइयाँ ले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, धन्यवाद तो मुझे अदा करना चाहिए। दुकान बंद करने के बाद निहारिका बहुत सारी मिठाइयाँ और खाना होटल से पैक कराकर अपने घर आ गई। क्या बात है दीदी, आज आपको पेमेंट मिला है क्या? अरे नहीं छोटू, तू बस मिठाई खा, बाकी चीजों पर ध्यान मत दे। दीदी कहीं आप मेरी खुशी के लिए कुछ गलत काम तो नहीं करने लगी? तू मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा भाई बनने की कोशिश मत कर। वो क्या है ना, आज मैंने 12,000 की साड़ी 20,000 में बेच दी, जिससे मालिक खुश हो गया और उसने मुझे कमीशन दे दिया। जब आपके पास इतना दिमाग है तो आप खुद ही दुकान क्यों नहीं खोल लेती? खोलूंगी छोटू, बहुत जल्द अपनी दुकान खुलेगी, लेकिन इसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए ना। तू इस बारे में मत सोच, तू पढ़ाई पर ध्यान दे और खाना खा ले जल्दी से, सुबह स्कूल भी तो जाना है। तो इस तरह से वो दोनों भाई बहन खुशी खुशी उस रात जाकर सो गए। सुबह छोटू के स्कूल जाने के बाद निहारिका अपनी दुकान के लिए निकल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसका मकान मालिक आ गया। अरे चाचा, आपका किराया तो 2 दिन बाद देना है ना, 2 दिन पहले ही आ गए। अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं तो बस मार्केट जा रहा था तो सोचा तुम दोनों का हाल चाल ले लूं। आइए चाचा, पानी पी लीजिए, अंदर आइए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम अपनी दुकान पर जा रही हो। ऐसा करना, अपनी पसंद की 2 साड़ियाँ ले आना। मेरी बीवी मुझसे नाराज है, साड़ी गिफ्ट कर दूंगा तो रात में मान जाएगी और उसके पैसे किराए में काट लेना। अरे कोई बात नहीं चाचा, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं अपनी दुकान की बेस्ट साड़ी आपके लिए लेकर आऊंगी। मकान मालिक वहाँ से चला गया और निहारिका अपनी दुकान चली गई। अभी तक निहारिका से सब लोग खुश रहते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज जो होने वाला था उसके बाद हर कोई उससे नफरत करेगा। अभी तक मालिक नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं ही दुकान खोलकर साफ सफाई करके पूजा कर देती हूँ। निहारिका ने दुकान खोली, पूरी दुकान में झाड़ू लगाई। गंगा जल छिड़कने के बाद उसने जैसे ही अगरबत्ती जलाई, वैसे ही माचिस की जलती हुई तीली एक साड़ी पर पड़ गई, जिस पर निहारिका का ध्यान नहीं गया। निहारिका पूजा करने में बिजी हो गई। धीरे धीरे उस साड़ी ने आग पकड़ ली और पूरी दुकान में आग लग गई। अरे बेटा, पूजा करने में इतना ज्यादा बिजी मत हो जाओ कि दुकान का ध्यान ही ना रहे। तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। निहारिका ने अपनी आँख खोली तो देखा कि पूरी दुकान धधक कर जलने लगी। निहारिका से जितना हो सका उतना माल दुकान के बाहर फेंक दिया और उसका हाथ भी आग में जल गया। इतने में वहाँ पर मालिक आया और फायर ब्रिगेड को बुलाकर सारी आग बुझा दी। कैसे व्यापारी हैं आप? पूरी दुकान एक लड़की के भरोसे छोड़ दी और उसी लड़की ने आपकी दुकान में आग लगा दी। आपकी दुकान का इंश्योरेंस तो होगा ना? नहीं, मेरी दुकान का कोई इंश्योरेंस नहीं था। निहारिका, मैंने तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। तूने मेरी दुकान जला दी। निकल जा यहाँ से। और सुन लो सब लोग, कोई भी दुकान वाला इस लड़की को काम नहीं देगा, वरना सबकी दुकान जला देगी। निहारिका कुछ नहीं बोल पाई और रोते हुए अपने घर वापस आ गई। ये क्या हो गया मुझसे? मालिक मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आसपास के लोग भी उन्हें मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं। जब निहारिका ने दुकान जाना बंद कर दिया तब उसका छोटा भाई उससे पूछता रहता कि वो दुकान क्यों नहीं जा रही, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। छोटू, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। उस दुकान में आग लग गई इसलिए वहां पर अभी काम बंद है। मैं कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ लूंगी, तो फिक्र मत कर। लेकिन 2 दिन तक जब निहारिका ने घर का किराया नहीं दिया तब तीसरे दिन मकान मालिक उसके घर आ गया। देखिए, मैं जहाँ काम करती थी वहाँ आग लग गई, इसलिए मैं उनसे पेमेंट के लिए भी नहीं कह सकी। जैसे ही मुझे पेमेंट मिलेगी मैं आपका किराया दे दूंगी। अरे वो दुकान तेरी वजह से ही जली है। दुकान का मालिक मेरा दोस्त है, आज वो मुझसे मिले थे, बेचारे रो रहे थे। वहाँ के आसपास वाले लोगों ने भी कहा कि तेरी वजह से ही दुकान जली है। अगर तेरे पास पैसे हैं तो मुझे दे दे, वरना मकान खाली कर दे शाम तक। और वैसे भी तुझे दूसरी जगह काम भी नहीं मिलने वाला। अब इतनी जल्दी भला इतने सारे पैसों का इंतजाम वो कहाँ से करती? इसी वजह से रात में ही मकान मालिक ने निहारिका और उसके छोटे भाई को घर से निकाल दिया। छोटू, तू परेशान मत होना, बस आज की रात बीत जाने दे। कल सुबह होते ही हम कोई दूसरा घर ढूंढ लेंगे और काम भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है। उस रात दोनों भाई बहन फुटपाथ पर ही सो गए और वो भी भूखे पेट। अगले दिन निहारिका जहाँ भी काम मांगने जाती उसे काम नहीं दिया गया और न ही उन दोनों को किसी ने किराए पर अपना मकान दिया। छोटू, चलो उस मंदिर में चलते हैं। निहारिका छोटू को लेकर सामने बने एक मंदिर में लेकर चली गई। जब तक हमें घर नहीं मिल जाता हम दोनों इसी मंदिर में रहेंगे, तो यहीं पर बैठ मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। निहारिका अपने भाई को वहीं छोड़कर लोगों से मदद मांगने लगी। उसकी मदद किसी ने नहीं की। भटकते भटकते रात हो गई।
उस जंगल से कुछ लकड़ियां ले आती हूँ। थोड़ा बहुत सामान तो अभी भी है ही मेरे पास। मंदिर में ही आग जलाकर खाना बना लूंगी, अपने छोटे भाई को खिला दूंगी। राधिका सामने वाले जंगल में चली गई और लकड़ियां बिनने लगी। उसे कुछ फल भी दिखाई दिए, इसलिए वो फल भी तोड़ने लगी। लेकिन तभी उसे अचानक जानवरों की आवाजें आने लगी। भाग निहारिका, इस जंगल में तो शेर है। निहारिका जंगल से जैसे ही भागने लगी वैसे ही 2 शेरों ने उसे घेर लिया, जिससे निहारिका बुरी तरह डर गई। हे भगवान, मेरे सर से तूने माँ बाप का हाथ तो छीन ही लिया। अब अगर मैं मर गई तो छोटू का क्या होगा। तभी निहारिका आंख बंद करके अपनी माँ को याद करने लगी। इतने में उन दोनों शेरों ने निहारिका पर अटैक कर दिया। पर तभी अचानक निहारिका को सोने चांदी की जादुई साड़ियों ने ठीक वैसे ही घेर लिया जैसे कि श्री कृष्ण की साड़ियों ने द्रौपदी को बचाया था। ये क्या हो रहा है? साड़ियां और वो भी सोने चांदी की। लगता है ये जंगल मायावी है, आज मैं नहीं बच पाऊंगी। जिन सोने चांदी की जादुई साड़ियों ने निहारिका को लपेट रखा था, उनकी चमक इतनी तेज थी कि दोनों शेरों की आंखें अंधी हो गई। वो वहां से भाग गए और साड़ियों ने निहारिका को आजाद कर दिया। निहारिका वो साड़ियां छोड़कर तुरंत वहां से भागने लगी। लेकिन तभी उन साड़ियों से आवाज आई, अरे निहारिका, हम दोनों को तो यहाँ से ले जाओ। हम दोनों को तुम्हारी माँ ने स्वर्ग से यहाँ भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। निहारिका ने पलटकर पीछे देखा तो कोई नहीं था। अरे इधर उधर क्या देख रही हो निहारिका? मैं सोने की साड़ी हूँ और ये मेरी बहन चांदी की साड़ी। देखो, मैं वैसे ही परेशान हूँ। इस जंगल में जो भी है मुझे परेशान करने की कोशिश ना करे, मुझे जाने दो। इतने में दोनों साड़ियां खुद ब खुद उड़कर निहारिका के पास आ गई। अब यकीन हुआ? अगर तुमने मुझे यानी सोने की साड़ी पहन ली तो तुम्हारे पास बहुत सारा धन बरसने लगेगा, और अगर तुमने चांदी की साड़ी पहन ली तो तुम जो भी अपने मन में अपनी माँ से मांगोगी वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। अब निहारिका को थोड़ा बहुत यकीन हो गया। लेकिन तभी वहां पर निहारिका की माँ की आत्मा आ गई। निहारिका बेटा, मेरे अच्छे कामों को देखकर मुझे स्वर्ग मिला है, और ये दोनों सोने चांदी की साड़ियां मेरी दासी हैं जो मैं तुम्हें समर्पित कर रही हूँ। जो भी इन दोनों ने कहा वो बिल्कुल सच है। इतना बोलकर उसकी आत्मा वहां से गायब हो गई। निहारिका दोनों जादुई सोने चांदी की साड़ियां लेकर मंदिर में आ गई। हे भगवान, मुझे मेरी दीदी लौटा दीजिए। ना ही मुझे खाना चाहिए और ना ही घर, मुझे बस अपनी दीदी चाहिए। छोटू मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, तभी उसकी दीदी उसके पास आ गई। निहारिका ने सबसे पहले चांदी की साड़ी पहनी और अपनी माँ से एक घर के लिए प्रार्थना की। तभी मंदिर के पास खाली पड़ी जगह में एक बहुत सुंदर घर बन गया। दीदी, वो देखो, अभी यहाँ पर कुछ नहीं था, अचानक जादू से घर बन गया। वो हमारा ही घर है छोटू, जल्दी से घर चल, तुझे सारी बात बताती हूँ। निहारिका उस घर में छोटू को लेकर चली गई और सारी बात बता दी। चांदी की साड़ी पहने हुए ही उसने अपनी माँ से कुछ खाने पीने के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह उसने सोने की साड़ी पहनी, जिससे बहुत सारा धन उस घर में बरसने लगा। धन बरसना बंद ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसने साड़ी उतार कर नॉर्मल कपड़े पहन लिए। अब धन की बारिश होना बंद हो गई। उन पैसों से उसने खुद की दुकान खोली और दोनों लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।